हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स बाय सलमान सर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था लिबरलाइजेशन और नीड फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डेमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं प्राइवेटाइजेशन से। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है सर? प्राइवेट वर्ड सुन के क्या फील हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट वर्ड, सर कुछ प्राइवेट बात है क्या? नहीं, इसमें कुछ प्राइवेट बात नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का सिंपली सा मतलब है प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ऑन इंटरप्राइज। सर कुछ समझ नहीं आया, तो चलो कुछ नहीं समझ में आया तो हम आपको समझाने के लिए है ना। प्राइवेटाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब गवर्नमेंट सेक्टर अपनी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है सर? प्राइवेट सेक्टर होता है जब इंडिविजुअल किसी चीज को कंट्रोल करता है, प्राइवेट ओनरशिप हो किसी चीज की। हाँ सर याद आ गया। अब देखो बच्चों, जब गवर्नमेंट सेक्टर अपनी चीजों को प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, अपनी चीजों को बेच देती है प्राइवेट सेक्टर को, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। आप कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट अपनी चीजों को बेच देती है प्राइवेट सेक्टर को, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। हाँ बिल्कुल सही। एग्जाम्पल से एक इंडस्ट्री है गवर्नमेंट के पास, चमगोदड़ नाम की। सर ये क्या नाम है? अरे रख लो कुछ भी नाम। चमगोदड़ नाम की इंडस्ट्री है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि गवर्नमेंट उसको चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है या बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा है, तो उसने बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन। ठीक, तो ये प्राइवेटाइजेशन एक दूसरा एलपीजी का टर्म है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। अब आप कहोगे सर गवर्नमेंट अपनी चीजों को प्राइवेट सेक्टर को क्यों बेचेगी? गवर्नमेंट खुद भी तो उसे चला सकती है, लेकिन क्या जरूरत है उसे कि वो प्राइवेट को बेचे? तो चलो हम इसकी कहानी जानते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई हमारी गवर्नमेंट को अपने चीजों को प्राइवेट सेक्टर को देने की। अभी तक हमने बात किया कि 1956 से इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जो हमने चैप्टर 5 में बात की। जब चैप्टर 5 में हमने पढ़ा कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट रोल प्ले करती थी, सारे कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में थे, सारी डिसीजंस गवर्नमेंट लेती थी, ज्यादातर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में थी। पर क्या हुआ? स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया गवर्नमेंट ने। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई इंडियन इकोनॉमी की, हमें नवरत्नाज मिले, इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी डेवलपमेंट की। पर धीरे धीरे गवर्नमेंट में करप्शन आ गया, इनएफिशिएंसी आ गई, कई सारी ऐसी दिक्कतें आने लगी जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज का डी डेवलपमेंट होने लगा, खराब होने लगी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट की। अच्छा, अब मैंने एक वर्ड बोला नवरत्नाज। नवरत्नाज सुन के क्या लग रहा है? अरे सर वो अमिताभ बच्चन जिसका प्रचार करता है वो वाला तेल, नवरत्न तेल। अरे नहीं, पागल हो तुम लोग, नवरत्न तेल की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, नवरत्नाज इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। वो 9 इंडस्ट्रीज जो इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन सेक्टर की, इंडियन इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत थी उस टाइम पे। इसकी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? राजा विक्रमादित्य से। राजा विक्रमादित्य के कोर्ट में 9 रत्न थे, 9 लोग ऐसे थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत टैलेंटेड थे। तो राजा विक्रमादित्य ने उनका नाम दे दिया था नवरत्नाज। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास भी 9 ऐसी इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे जो बहुत ही पावरफुल थी, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर रही थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको नाम दे दिया नवरत्नाज। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज, कुछ के नाम सुन लो, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कई सारी बला बला बला। और उसके बाद नवरत्नाज के बाद फिर कुछ इंडस्ट्रीज ग्रोथ करने लगी, तो उनको गवर्नमेंट ने नाम दे दिया महारत्नाज 2009 में। महारत्नाज के बाद कुछ इंडस्ट्रीज को नाम दे दिया मिनी रत्नाज। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज को कुछ ना कुछ नाम दिया, कुछ ना कुछ टाइटल दिया। क्या क्या दिया? नवरत्नाज दिया, महारत्नाज दिया, मिनी रत्नाज दिया। ठीक है, उनके काम के अकॉर्डिंग उनको टाइटल मिलता जाता था। पर अभी तक तो चलो नवरत्नाज मिले, महारत्नाज मिले, लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम कई सारी प्रॉब्लम्स आई इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे करप्शन हुई, इनएफिशिएंसी हुई। तो ये जो इंडस्ट्रीज थी इंडियन गवर्नमेंट की, वो खराब होने लगी, यूजलेस होने लगी। गवर्नमेंट सेक्टर उसको सही से चला नहीं पाती थी क्योंकि लोग करप्ट हो चुके थे। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया अपनी इंडस्ट्रीज को बेचना प्राइवेट सेक्टर को। उसने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, जिससे कि वो इंडस्ट्रीज यूजलेस ना होकर इंडियन इकोनॉमी को फायदा पहुंचाए। ठीक है, तो उन लोगों ने बेच दी अपनी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर को। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। अब जान लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के फायदे क्या है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो
प्राइवेटाइजेशन का जो सबसे पहला फायदा है वो ये है कि सेल्फ इंटरेस्ट से सोशल इंटरेस्ट बेटर हो गया। मतलब ये कि जब तक गवर्नमेंट के हाथ में था ये सारी इंडस्ट्रीज, तब तक सोशल इंटरेस्ट उनका था। मतलब वो सोसाइटी के लिए काम करते थे। उनका मकसद ये था कि हम कम पैसे में लोगों को ज्यादा दें। तो एक सोशल इंटरेस्ट था जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हुई। एक तरीके से अच्छा सोशल इंटरेस्ट। आप कहोगे सर सोशल इंटरेस्ट तो अच्छा है, सोसाइटी के लिए काम की जा रही है। हाँ, लेकिन सोसाइटी के लिए काम की जा रही है, पर जब किसी और के लिए हम काम करते हैं तो क्या हम उतनी मेहनत से करते हैं? जैसे मुझे कह दिया गया कि तुम उसका काम ये कर दो, तो क्या मैं उतनी लगन से वो काम करूंगा जितना अपना काम करूंगा? नहीं, मैं उतनी लगन से उसका काम नहीं कर पाऊंगा। वही सेम कंडीशन हो गई थी कि जब इंडियन इंडस्ट्रीज को स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट सेक्टर ने, लेकिन धीरे धीरे जब उनके अंदर ये फीलिंग आने लगी कि हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, चलो कुछ भी बना के दे देते हैं, कोई खराब सा प्रोडक्ट दे देते हैं, तो वो लगन नहीं था उनके अंदर कि हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं तो अपना फुल एफिशिएंसी दें। इसलिए और वहीं दूसरी तरफ देखो, अगर मेरा प्राइवेट सेक्टर है, मेरी इंडस्ट्री है, तो मैं उसके लिए कितना मेहनत करूँगा, क्योंकि मुझे फ़ायदा मिल रहा है, मैं पैसा लगा रहा हूँ तो उससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, इसलिए मैं पूरी लगन से काम करूँगा। तो जब पब्लिक से प्राइवेट हुई इंडस्ट्रीज, तो लोगों के अंदर प्राइवेट सेक्टर के जो ऑनर्स थे, जिनके पास इंडस्ट्रीज थी, उनके अंदर लगन वाली मेहनत आई, लगन वाली फीलिंग आई कि अब हम प्रॉफिट कमाएंगे, मेहनत से काम करेंगे। मेहनत से उन लोगों ने काम किया, डेवलप्ड हुए। उनके अंदर जो काम करते थे मजदूर, उनकी कैपेसिटी बढ़ी, उनकी वेजेस बढ़ी। तो ये पहला फायदा था। क्लियर हो गया? जब सेल्फ इंटरेस्ट सोशल इंटरेस्ट पे भारी पड़ गया, मतलब जब खुद के लिए काम किया उन लोगों ने तो और बेटर किया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। नहीं क्लियर होगा तो मुझसे डाउट सेशन में पूछ लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना। ओके। सेकंड है प्राइवेटाइजेशन एक्सेप्ट प्राइवेट इंटरप्राइजेस टू वर्क इन अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। तो प्राइवेटाइजेशन हुआ तो इंडियन इंडस्ट्रीज को एक इन्वायरमेंट मिला, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिला, जहाँ पे वो अपना फुल एफिशिएंसी काम कर सकती थी। उनको एक इन्वायरमेंट मिल गया, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, अपने आप को डेवलप करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। जब उन्हें कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिला तो उन लोगों ने मशीन लगाई, नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया, जिससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी। क्लियर है? क्लियर है सर। थर्ड है प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। जब प्राइवेटाइजेशन जो होता है वो फोकस करता है प्रॉफिट पे। गवर्नमेंट सेक्टर के पास जब इंडस्ट्री थी वो किस पे फोकस करती थी? सोशल वेलफेयर पे, तो इतना पैसा नहीं कमा पाती थी। पर जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो लोगों ने प्रॉफिट पे फोकस किया, प्रॉफिट हुआ और उससे नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप की, कई सारी इंडियन इंडस्ट्रीज एमएनसीज बनी, कई ज़्यादा फायदा हुआ इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि जब प्रॉफिट हुआ तो पैसे आए, पैसे से नई इंडस्ट्री सेटअप हुई, नई इंडस्ट्री सेटअप हुई मीन्स न्यू ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। फोर्थ फायदा क्या है प्राइवेटाइजेशन का? प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर सॉवरेनिटी। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो कंज्यूमर्स के पास, हम खरीदने वालों के पास ऑप्शंस आए, चॉइसेस आए, नई नई चीज़ें हमें देखने को मिली। अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में सब कुछ था, तो गवर्नमेंट सेक्टर लिमिटेड गुड्स प्रोड्यूस करती थी। मतलब एक कार प्रोड्यूस कर रही है तो वही कार प्रोड्यूस करेगी पूरे साल। एक तरह का खाना बना रही है तो उसी खाने का तरीका खाना पूरे साल बनाएगी। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आया तो उसने नई नई चीज़ों, पैसा कमाने के लिए नई नई चीज़ें डेवलप की ताकि लोग अट्रैक्ट हो, हमसे खरीदे। तो इससे कंज्यूमर सॉवरेनिटी बढ़ी, हम लोगों को, कंज्यूमर्स को नई नई चॉइसेस मिली। आज मार्केट में चले जाओ तो कितने सारे आइटम्स मिलते हैं। वही है कंज्यूमर सॉवरेनिटी की हमारी चॉइसेस बढ़ी। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। अब इसका नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो काम करता है प्रॉफिट के लिए। तो जब प्रॉफिट के लिए काम करेगा इंसान तो मतलब उसको सिर्फ पैसा चाहिए। वो किसी गरीब के बारे में नहीं सोचेगा, किसी वीकर सेक्शन के बारे में नहीं सोचेगा, वो बस अपना फायदा देखेगा। तो इसी वजह से काफ़ी लॉस हुआ, बहुत सारी मजदूरों ने, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया। इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हुई, वो लोग नहीं सफ़र कर पाए क्योंकि उनको बस प्रॉफिट चाहिए था। ठीक है, क्लियर है? स्टार्टिंग में प्राइवेटाइजेशन ने कई बेकार रोल प्ले किए। फ़ायदे तो इसके बहुत थे, लेकिन नुकसान इसका सबसे बड़ा ये था कि लोग जो थे, वीकर सेक्शंस के लोग थे, पुअर लोग थे, वो उनके गुड्स को परचेज नहीं कर पा रहे थे, उन पे काफ़ी भारी पड़ रहा था। इससे रिलेटेड एक टॉपिक है सिरसिला ट्रेजेडी। सिरसिला एक गांव है आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश स्टेट में एक गांव है। ये जब प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस नया हुआ था तो गवर्नमेंट ने उस गांव की जो ये बिजली इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री बेच दी थी, प्राइवेटाइज कर दी थी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी थी। तो प्राइवेट सेक्टर वालों ने बिजली का जो लाइट का रेट है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ा दिया था, और वहाँ के लोग, उस पूरे गांव के लोग डिपेंड थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। की इंडस्ट्री थी जहाँ कपड़े बनते थे सिलसिला गांव में, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी से कपड़े बनते थे मशीन से, और ज़्यादातर लोग वहीं पे काम करते थे, ज़्यादातर लेबर्स। तो जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट सेक्टर को उस पावर लूम का वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी का रोल पड़ गया, तो उसने रेट बढ़ा दिया काफ़ी ज़्यादा। रेट जब बढ़ा तो वो इंडस्ट्री घटने लगी, कम होने लगी, उसको नुकसान होने लगा, वो इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे आ गई। मजदूरों के रेट बहुत कम हो गए, तो मजदूर ने सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया। 50 लेबर्स ने सुसाइड कर लिया था इस प्राइवेटाइजेशन की वजह से, सिलसिला ट्रेजेडी में। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। तो ये था ओवरऑल टॉपिक हमारा प्राइवेटाइजेशन का। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। सर ग्लोबलाइजेशन बताइए जल्दी से। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज इन द कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन ये कहता है कि अपने इंडियन इकोनॉमी को हमने वर्ल्ड की इकोनॉमी से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, हमने वर्ल्ड इकोनॉमी से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अभी तक हमने बात की थी कि अभी तक इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स बनते थे, इंडिया में ही बिकते थे, इंडिया में ही खरीदा जाता था। क्लियर है? वर्ल्ड से कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि हमारे इंडियन पॉलिटिशियन ये डर रहे थे, इंडियन इकोनॉमिक्स ये डर रहे थे कि अगर हम बाहर से कांटेक्ट करेंगे तो फिर से कहीं ब्रिटिश की तरह कोई हम पे कब्जा न कर ले। पर 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत ग्लोबलाइजेशन पे फोकस किया गया, इंडियन इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के सामने खोल दिया गया कि कोई भी सामान लाके हमारे यहाँ बेच सकता है, हम कोई भी सामान ले जाके दूसरी कंट्री में बेच सकते हैं। तो ये था ग्लोबलाइजेशन। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। अब ग्लोबलाइजेशन में देखो क्या सबसे ज्यादा चला हमारी इंडियन इकोनॉमी का, लोग बाहरी कंट्रीज हमारे अंदर इंडिया में आके आउटसोर्सिंग करने लगी। सर ये आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग वो सिस्टम है जिसमें बिजनेस सर्विस हम हायर करते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझो। कॉल सेंटर, कॉल सेंटर एप्पल कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है, ठीक। अमेरिका की कंपनी का कॉल सेंटर इंडिया में होता है। एप्पल की कॉल सेंटर्स कई सारे देखोगे आप इंडिया में हैं। वीवो चाइना की कंपनी है, उसके कॉल सेंटर्स आप कई सारे इंडिया में देखोगे। इंडिया के लोग ही कॉल सेंटर पे काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर्विस हायर करना, कंपनी बाहर की होती है लेकिन वो सर्विस दूसरी कंट्री की लेते हैं। जैसे वीवो चाइना कहो कि इंडिया के लोगों का सर्विस ले रहा, कॉल सेंटर पे काम करवा रहा है और ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस, कोचिंग ये सब ले रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ इंडिया का, क्योंकि इंडिया के में चीप लेबर्स अवेलेबल थे, चीप लेवल पे काम करने वाले अवेलेबल थे। कॉल सेंटर में काम करने वाले चले जाओ 10,000 पे अवेलेबल हैं, 20,000 पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो इंडिया, बाहरी कंट्रीज ने इंडिया से सर्विस लेना स्टार्ट किया। ये बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन में काम करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन का। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्या क्या ऐसी स्ट्रेटजीज थी इंडियन गवर्नमेंट की, क्या क्या ऐसे चाल चली, क्या क्या ऐसी गेम्स खेली इंडियन इकोनॉमी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता। तो पहला जो है पॉइंट वो ये है, इंडियन गवर्नमेंट ने इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि बाहर से लोग आए इंडिया में इन्वेस्ट करें। पहले इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या थी? 40% स्टार्टिंग में, उसके बाद उसको 51% कर दिया गया, फिर 100% कर दिया गया। मतलब कोई भी इंडस्ट्री अगर चाहे, बाहर से कोई इंसान आए, फॉरेनर अमेरिका से आए, वो चाहे कि हम अपनी इंडस्ट्रीज 100% लगा के हम अपनी खुद की इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप करें, तो वो कर सकता है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर हो गया। क्या हो गया क्लियर? यही कि हमें कोई बाहरी देश से आके इंडिया में अपनी खुद की इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट की छूट कर दी गई, ठीक है। कहीं कहीं कुछ रुकावटें थी, लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में 100% की छूट कर दी गई। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। सेकेंड है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। और इस सर ये क्या है, नाम तो बहुत हार्ड लग रहा है। अरे कुछ नहीं है, टेंशन ना लो। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी होता है अपने इंडियन इकोनॉमिक करेंसी को, इंडियन रुपीस को किसी और देश की करेंसी में चेंज कर देना।
मेरा इंडियन इकोनॉमी है 80 रुपए, उसको मैंने चेंज कर दिया यूएसए के डॉलर में, हो गया 1 रुपए, मेरे 1 डॉलर मेरे पास हो गया। मतलब कि अपनी इंडियन रुपये को हम करेंसी में चेंज कर सकते हैं, किसी और की कंट्री में करेंसी में चेंज कर सकते हैं, उसी को कहते हैं पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे ट्रांजैक्शन करने में आसानी हो जाती है दूसरे देश वालों के साथ। जैसे मैंने एक डील की अमेरिका वाले से, उसके पास डॉलर है, मेरे पास रुपीज़ है, उसने बोला मैं इस काम के लिए तुमसे 10 डॉलर लूंगा। अब मैं रुपीज़ दूंगा तो उसको समझ नहीं आ पाएगा, इतना गिनना पड़ेगा, तो मैंने अपने रुपीज़ को चेंज कर लिया डॉलर में, 10 डॉलर चेंज करवा लिया, उसको दे दिया 10 डॉलर, उसके लिए भी आसानी, मेरे लिए भी आसानी, ठीक है। तो यही इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरा ऐसा रूल बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, जिसका नाम है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। थर्ड है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी के अंडर इंडियन गवर्नमेंट ने छूट दे दी, ट्रेड टैरिफ से छूट दे दी। समझ में आ रहा है? नहीं सर नहीं समझ में आया। मतलब रेस्ट्रिक्शन कम कर दी इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी में। बाहर से कोई भी फॉरेन ट्रेड कर सकता है, यहाँ से कोई भी गुड्स लेके जा सकता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मेन मकसद रह गया कि कम कर देना, ट्रेड टैरिफ पॉलिसी कम हो गई। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। सर फिर से बता दीजिए, पता नहीं क्या बोल दिया आप। हाँ मैं फिर से बोल देता हूँ, मैं इधर उधर सोचने लगा था। ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी ये कहता है कि कोई भी गुड्स, किसी भी टाइप का गुड यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा सकता है बिना रिस्ट्रिक्शन के। क्लियर हो गया? और ये लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, ये 5 साल 10 साल 8 साल ऐसी बातें होती है। क्लियर हो गया? हाँ सर। फोर्थ है रिडक्शन इन टैरिफ। रिडक्शन, टैरिफ में रिडक्शन कर दिया गया। टैक्सेस जो लगते हैं एक गुड्स को दूसरे कंट्री में जाने में, दूसरे गुड्स को इस कंट्री में आने में, उस टैक्स को कम कर दिया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, ट्रेड बढ़ा दूसरी कंट्री से इस कंट्री में। क्लियर है? हाँ सर क्लियर हो गया। फिफ्थ है विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। इंडिया ने पहले रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि तुम इतनी ही क्वांटिटी में इंडिया में गुड्स ला सकते हो। जैसे मैं अमेरिका से सेब लेके आ रहा हूँ तो मैं सिर्फ 10 सेब ला सकता हूँ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है 10 सेब से ज़्यादा तुम नहीं ला सकते हो। तो इस रूल को रिमूव कर दिया गया था। आप कितने भी अमाउंट में गुड्स और सर्विस ला के इंडिया में बेच सकते हैं, और कितने ही अमाउंट में इंडिया से गुड्स और सर्विस ले जाके किसी और कंट्री में बेच सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। ये थी स्ट्रेटेजीज हमारी ग्लोबलाइजेशन की। क्या क्या थी? इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सेकेंड है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, थर्ड है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, फोर्थ है रिडक्शन इन टैरिफ, फिफ्थ है विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के WTO के बारे में। सिंपली जान लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, जो क्या करता है, कंट्रीज में, पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड को करवाना चाहता है। ग्लोबलाइजेशन को प्रीफर करता है कि पूरी दुनिया में टैरिफ पॉलिसी कम हो जाए, ग्लोबलाइजेशन बढ़े, लोग ट्रेड करें आपस में, एक दूसरे से बैरियर्स कम हो। ठीक है, तो ये काम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, पूरी दुनिया की ट्रेड को मैनेज करना। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो बच्चों, ये सब जो टॉपिक्स है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और आगे भी कई टॉपिक्स है, मैक्रो, माइक्रो, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे पूरा कोर्स खत्म करने के बाद। जब ये हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम NCERT के पॉइंट्स पे एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आ सकता है। तो अभी मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो आप सिंपली जान लो WTO क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड ट्रेड को मैनेज करता है। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। अब देखो कुछ टर्म्स हैं, मैंने बोला मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। फर्स्ट है 2 पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म के पैरामीटर क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। देखो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन क्या होता है? वो मेजर्स, वो पॉलिसीज जिनकी वजह से पूरा इकोनॉमी इफेक्ट हो जाए, पूरी इकोनॉमी इफेक्ट हो, उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। वो मेथड, वो प्रोसेस, वो पॉलिसी जिनकी वजह से पूरी इकोनॉमी इफेक्ट हो, वो चाहे टर्सरी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, सब कोई उसकी वजह से उसके अंदर चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से कुछ ना कुछ मेजर्स होंगे। ओके, लेकिन जो है माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म वो है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टिकुलर सेक्टर में कुछ फर्क आएगा। जैसे कोई ऐसा रिफॉर्म हुआ, कुछ ऐसी पॉलिसी लाएगी जैसे प्राइस पॉलिसी, जिसकी वजह से सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंजेस हुए। यानी का मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक में पूरी इकोनॉमी इफेक्ट होती है, और माइक्रो इकोनॉमिक में सिर्फ एक पार्टिकुलर सेक्टर इफेक्ट होता है। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। सेकंड कहाँ है? अब हम ये देख लेते हैं
कि क्या है मेरिट और डिमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी क्या है सर? ओह भूल गए तुम लोग एलपीजी पॉलिसी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसकी मेरिट्स क्या है, उसकी डिमेरिट्स क्या, हम इसकी बात कर लेते हैं। मेरिट जो है पहली लिबरलाइजेशन पॉलिसी, सॉरी एलपीजी पॉलिसी की, वो ये है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को वाइब्रेंट बना दिया एलपीजी पॉलिसी ने। वाइब्रेंट बना दिया मतलब सर वाइब्रेंट क्या होता है? वाइब्रेंट उस इकोनॉमी को कहते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल यूजेस होने लगे, वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करने, वो कंट्री धीरे धीरे डेवलप होने लगे, तो इस इकोनॉमी को कहते हैं वाइब्रेंट इकोनॉमी। तो एलपीजी पॉलिसी की वजह से हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट होनी स्टार्ट हो गई, जीडीपी ग्रोथ बढ़ा हमारा। ठीक है, हाँ सर हो गया। सेकेंड है स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एलपीजी पॉलिसी की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा, इंडस्ट्रीज पे काफ़ी फोकस की गई है एलपीजी पॉलिसी में, तो इसकी वजह से इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ। हाँ सर हो गया। थर्ड है अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। हमने बात की थी इंडिया में फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी। फिस्कल डेफिसिट मतलब खर्च, कमाई से ज़्यादा खर्च कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, तो एलपीजी पॉलिसी आई तो इंडिया को फायदा हुआ, इंडिया के पास पैसा आया तो फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम खत्म हुई। हाँ सर खत्म हो गई। फोर्थ है अ चेक ऑन इन्फ्लेशन। मैंने बात की थी लास्ट वीडियो में कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी इंडियन इकोनॉमी में, तो जब ये एलपीजी पॉलिसी है उसकी कुछ सालों बाद धीरे धीरे महंगाई घटने लगी। क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद है फिफ्थ कंज्यूमर सॉवरेनिटी। हमने बात कर ली कंज्यूमर सॉवरेनिटी की कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी में कंज्यूमर्स को चॉइसेस दी जाती हैं ज़्यादा, उनके पास ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज की चॉइसेस जाती हैं। जब एलपीजी पॉलिसी हुआ तो पूरी दुनिया की प्रोडक्ट्स इंडिया में आके बिकने लगे, तो एक एक चीज़ों की कई सारी वैरायटी हो गई। पहले सिर्फ एक ही कार मिलती थी अम्बेडसर, लेकिन जब ये एलपीजी पॉलिसी आया तो पूरी दुनिया से गुड्स आने स्टार्ट हो गए, एक एक सी कार मिलने लगी पूरी मार्केट में। ठीक है, तो मतलब लोगों के पास चॉइसेस बढ़ी, कंज्यूमर सॉवरेनिटी बढ़ी, लोग डिसाइड कर सकते थे कि हम कितने में लें, कहाँ से लें, कौन सा प्रोडक्ट लें, उनके पास कोई मजबूरी नहीं रह गई कि हमको यही लेना है। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। सिक्स है सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंक्रीजमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। हमने बात की थी कि डिक्रीमेंट हो गई थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी कम हो गया था, लेकिन इसकी वजह से, इस पॉलिसी की वजह से, एलपीजी पॉलिसी की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का बढ़ा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सेवेंथ है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या कहता है कि बाहरी कंट्रीज से फ्लो स्टार्ट हो गया प्राइवेट का। प्राइवेट सेक्टर बाहरी कंट्रीज के इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने लगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा, कई सारी एमएनसीज सेटअप हुई इंडिया में और कई सारी नई इंडस्ट्रीज का सेटलमेंट हुआ इंडिया में। क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया। 8 है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। इस एलपीजी की पॉलिसी की वजह से इंडियन इकोनॉमी फिर से रीऑर्गेनाइजेशन होने लगी, रिकॉग्नाइज करने जाने लगी, पूरी दुनिया में इंडिया के प्रोडक्ट्स धीरे धीरे फेमस होने लगे, इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ और रैंकिंग्स में आने लगी। जैसे इंडियन एग्रीकल्चर में रैंकिंग सेकंड थर्ड आती है चाइना के बाद, एग्रीकल्चर सेक्टर में व्हीट, राइस, इन सब में काफ़ी फायदा हुआ इंडिया को, वर्ल्ड में फेमस हुई इंडिया। कहने का मतलब है कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिक पावर बन के उभरने लगी एलपीजी पॉलिसी की वजह से। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। 9th है शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। अभी तक हमारा इंडियन मार्केट था मोनोपोली मार्केट, मतलब कोई कंपटीशन नहीं था, सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स थे। लेकिन इस पॉलिसी के आने के बाद, एलपीजी की पॉलिसी के बाद पूरी दुनिया से प्रोडक्ट्स आके बिकने लगे, कंपटीशन बढ़ गया, तो हमारा इंडियन इकोनॉमी, हमारा इंडियन मार्केट एक मोनोपोली मार्केट से बन गया कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्योंकि पूरी दुनिया से उसको कंपटीशन करने का मौका मिल गया। हाँ सर क्लियर हो गया। ठीक है, ये थे सब मेरिट्स। अब हम बात कर लेते हैं उसके दूसरे साइड की, जिसका है डीमेरिट। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई होती है, अच्छाई पे हमेशा बुराई की जीत होती है, अरे उल्टा हो गया, बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो देखते हैं बुराई क्या है इसकी। बुराई है पहली निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। निगेटिव में जो पॉइंट है वो है निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ये एलपीजी पॉलिसी की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर डिनाई होने लगा। पहले हमने ये पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी फेमस था इंडिया का, लेकिन जब से ये एलपीजी पॉलिसी आया तो उतना फोकस एग्रीकल्चर पे नहीं होने लगा। सेकेंडरी टर्सरी की ग्रोथ हुई, ज़्यादातर जीडीपी ग्रोथ
सेकेंडरी टर्सरी से होने लगी। एग्रीकल्चर पे उतना जोर नहीं दिया गया। स्टार्टिंग में तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से हमारी इंडियन इकोनॉमी का डेवलप होना लाजमी था। लेकिन अगर इसका लॉन्ग टर्म देखें तो एग्रीकल्चर अगर डिनाई होगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डिनाई होगा। मतलब कहने का ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर घट रहा है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी लॉसेज आएंगे। कैसे सर? क्योंकि देखो कई सारे इंडियन प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे बेस्ड है। थ्रेसर, ट्रैक्टर, ये सब कहाँ से आते हैं? इंडस्ट्रीज से। एग्रीकल्चर अगर बंद हुआ तो ये सारी प्रोडक्ट्स बंद हो गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर का लॉस होगा। सारे रॉ मटेरियल कहाँ जाते हैं? कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन सब में कॉटन प्रोडक्ट्स कहाँ से जाते हैं? ये सब जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ना रहा तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? हाँ सर, ये भी सही बात है। तो ये है कहने का मतलब कि अगर एग्रीकल्चर नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री नहीं रहेगी। और इस एलपीजी पॉलिसी में इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं किया गया। एग्रीकल्चर का डिनाई होने लगा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिनाई नहीं हुआ, हाँ, लेकिन हाँ हद तक डिनाई हुआ। सेकेंड है अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। सारी इंडस्ट्रीज अर्बन एरियाज में ही सेटअप होने लगी। क्या कहीं देखा कि कोई बड़ी सी इंडस्ट्री, कोई बड़ी सी कंपनी फॉरेन से आई और इस्टेब्लिश हो गई? किसी गांव में नहीं, वो कहाँ होगी? अर्बन एरियाज में, सिटीज में। तो जो पूरा कंसंट्रेशन होने लगा था वो था अर्बन एरियाज में। सारी इंडस्ट्रीज जो फॉरेन से आती थी, इंडिया की होती थी, वो ज्यादा फोकस करती थी अर्बन ग्रोथ पे। रूरल ग्रोथ नहीं हुआ गया इंडियन इकोनॉमी का। सर क्लियर हो गया। थर्ड है इकोनॉमिक कॉलोनिज्म। इकोनॉमिक कॉलोनिज्म क्या है कि अभी तक 200 साल हमारा भारत पॉलिटिकल कॉलोनिज्म में था। ब्रिटिश ने कंट्रोल किया था पॉलिटिकली इंडियन मार्केट को। लेकिन जब से ये आया एलपीजी, उसकी वजह से बाहरी प्रोडक्ट्स हमको इकोनॉमिकली कंट्रोल करने लगे। एक तरीके से वो हम पे रूल कर रहे थे, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा था, क्योंकि बाहर से आके वही ब्रिटिश, वही अमेरिका वाले हम पे इकोनॉमिकली रूल कर रहे हैं। हमारा पैसा हमारे देश से लेके जा रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि आज भी हम उनके चपेट में हैं। हमको ये लग रहा है कि हम आज़ाद हो चुके हैं, हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज भी हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। कैसे? इकोनॉमिकली हम उनके कंट्रोल में आज भी हैं। हम पूरी तरीके से उन पे डिपेंड हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। फोर्थ है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। क्या है सर स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म में? कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए, ग्लोबल ब्रांड्स आए, मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो लोगों का देखो इसमें तो फायदा होगा किसका? जो प्रोडक्ट बना रहा है, बेच रहा है, वो तो पैसा लेके चला जाएगा, लेकिन जो खरीदने वाला है वो जब नए नए प्रोडक्ट्स देखते हैं लालच में आके कितना भी महंगा हो खरीद लिया। अपना खर्चा नहीं देखते, अपना पैसा नहीं देखते, अपने औकात नहीं देखते, बस देख लिया हाँ खरीदना है तो खरीदना है, कैसे भी खरीदना। फायदा किसका हुआ? जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके पास तो पैसा आएगा, आपने खरीदा तो आपके उसके पास पैसा जाएगा, लेकिन लॉस किसका हुआ? आपका। आपने अपना पैसा उसको दे दिया। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ने के लिए पैसा इकट्ठा करके रखा 10,000, वो देख लिया नया सब प्रोडक्ट, अरे पबजी का रॉयल पास लेना है, दे दिया 900, 1,000, 3,000, 4,000 दे दिया। उससे क्या हुआ कि आपने जो पैसा बचा के रखा अपने लिए उसको दे दिया बाहरी प्रोडक्ट के लालच में आके। किसकी वजह से? क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में, लालच आया आपको, आपने दे दिया। लॉस किसका हुआ? आपका हुआ, क्योंकि आपने इतना पैसा बचा के रखा, अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए आपने उसको दे दिया। और फायदा किसका हुआ? उस प्रोडक्ट बनाने वाले का। तो कहने का मतलब है जो कंज्यूमर है उनका तो नुकसान हो रहा था, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारा नुकसान होता है। और फायदा किसका होता है? प्रोडक्शन वालों का। क्लियर हो गया? हाँ सर। फिफ्थ है लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। एलपीजी की वजह से ग्रोथ प्रोसेस तो काफ़ी बढ़ा, काफ़ी एक्सेलरेट हुआ, लेकिन वो सही नहीं था। कहीं ना कहीं इसमें कोई कमी रह गई थी। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर घट रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर फिर बढ़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर घटा। मतलब क्या है कहने का कि बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट ग्रोथ हुआ, पर वो लॉपसाइडेड था। किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है। इंडियन फार्मर्स पैसे की लालच में आके उन लोगों ने कैश क्रॉप उगाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें ये कॉटन आ जाता है, सिल्क आ जाता है। उन लोगों ने इंडियन प्रोडक्ट्स, गेहूँ, चावल, ये सब बनाना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है कैश क्रॉप्स का। तो ऐसा भी कई सारे मौके हैं जहाँ पे इंडिया हमारा सफ़र कर गया कि खाने के लिए गेहूँ चावल तक नहीं था। समझ में आ रहा? मतलब फार्मर्स भी पैसे के लिए चलने लगे, वो लोग भी कैश क्रॉप उगाने लगे, और कई सारे ऐसे साल आए जिसमें भूखा मरना पड़ा कई लोगों को, क्योंकि उनके पास अवेलेबल नहीं था फूड ग्रेन्स।
तो इसका जो ग्रोथ प्रोसेस है, हाँ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, लेकिन नेगेटिव में ये है कि लॉप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस हुआ, बहुत फुल साइड नहीं हुआ, सारी साइड्स को देख के नहीं ग्रोथ हुआ, एक ही दो ही साइड्स में ग्रोथ हुए। क्लियर हो गया? हाँ सर। 6 है कल्चरल इरोजन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चरल इरोजन हुआ हमारे इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन लोगों का। क्या कल्चरल इरोजन हुआ? आज लोग इस प्रोडक्ट्स की वजह से, इन चीज़ों की वजह से, ये जो आइटम्स हमें अवेलेबल हैं इतने ज़्यादा, इनकी वजह से अपनी फैमिली पे फोकस नहीं करते हैं, अपने स्टडीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। वो क्या चाहते हैं? बस नया नया खरीदना, कुछ ना कुछ। वेस्टर्न कल्चर में हम घुलते जा रहे हैं, हमें नए नए प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, हमें नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। तो एक कल्चरल इरोजन हुआ, हम उतना लॉयल नहीं रह पाते अपने फैमिली के साथ, उतना अपने स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बुरी चीज़ है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर हो गया। ये सारे थे क्या? डिमेरिट्स। अब देखो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि एलपीजी के साथ हमें चलना चाहिए या नहीं। चलो हमने सब जान लिया अच्छाई बुराई क्या है क्या नहीं है। अब हम एनसीईआरटी हमसे ये पूछता है कि क्या एलपीजी सही था या गलत। तो एलपीजी देखो, आप खुद सोचो कि पूरा पढ़ने के बाद अब क्या लग रहा है, एलपीजी हमारे लिए अच्छा है या नहीं, या हमें एलपीजी को चेंज करना चाहिए, कोई नई पॉलिसी लानी चाहिए, या इसी के साथ चलना चाहिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको एलपीजी, और क्या आप इसमें क्या मॉडिफिकेशन चाहते हो, क्या कमी चाहते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेमोनेटाइजेशन की। ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, सीबीएसई ने ऐड किया, जीएसटी और डेमोनेटाइजेशन। हो सकता है आपकी बुक में ना हो, पर आप इसको पढ़ लेना। स्क्रीन पे मैं नोट्स दे रहा हूँ, आप उस नोट्स को लिख लेना। ओके, पहले जीएसटी को जानते हैं, फिर हम बात करेंगे डेमोनेटाइजेशन की। जीएसटी देखो बच्चों, जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1 जुलाई 2017 को। कब सर? 1 जुलाई 2017 को। नोट कर लो, 1 जुलाई 2017। क्या है सर जीएसटी? क्या है जीएसटी? एक टैक्स है जो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के गुड्स और सर्विसेज पे लगाए हैं। देखो जीएसटी से पहले क्या था कि कई सारे टैक्सेस थे, बहुत ज़्यादा टैक्सेस होते थे, सेल टैक्स, फ्लैट टैक्स, घर का टैक्स, बहुत ज़्यादा टैक्सेस होते थे। कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम था इंडिया का, कॉमन लोग नहीं समझ पाते थे। तो इंडिया के गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना एक ऐसा टैक्स लाया जाए जो कॉमन हो पूरे इंडिया के लिए, हर कोई इसको इजिली समझ पाए। ठीक है, तो जीएसटी वो टैक्स और सर्विसेज है जो पूरे इंडिया पे लगता है, पूरे इंडियन गुड्स और सर्विसेज पे ओवरऑल लगता है। क्लियर है? हाँ सर। अब जीएसटी के कंपोनेंट क्या है? जीएसटी के दो कंपोनेंट है, एक इंटर स्टेट जीएसटी और एक इंट्रा स्टेट जीएसटी। क्या है? एक इंटर स्टेट जीएसटी और एक इंट्रा स्टेट जीएसटी। सर इंटर स्टेट क्या है और इंट्रा स्टेट क्या है? देखो, इंटर स्टेट कहते हैं जब कोई भी गुड्स और सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होता है। सर मतलब तमिलनाडु से कोई प्रोडक्ट चला गया कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश से कोई प्रोडक्ट चला गया हरियाणा, मतलब स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में कोई प्रोडक्ट ट्रांसफर होते रहते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटर स्टेट मूवमेंट। इंट्रा स्टेट क्या होता है? जब एक ही स्टेट में प्रोडक्ट्स का ट्रांसफर हो। जैसे उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, यहाँ का एक दो सिटी है, लखनऊ और गोरखपुर। तो लखनऊ से गोरखपुर प्रोडक्ट गया, गोरखपुर से लखनऊ आया, लखनऊ से कानपुर गया, कानपुर से लखनऊ आया। मतलब क्या है कि एक ही स्टेट में प्रोडक्ट्स का ट्रांसफर हो रहा है, कहीं बाहर किसी दूसरे स्टेट पे नहीं जा रहा है, तो उसको आप कहेंगे इंट्रा स्टेट। मतलब इंटर स्टेट क्या मतलब है? एक से दूसरी जगह, इंट्रा स्टेट मतलब उसी के अंदर। ठीक है, तो इंटर स्टेट जो है, इंटर स्टेट जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो कोई प्रोडक्ट इंटर स्टेट होता है, उस पे लगता है टैक्स आईजीएसटी। क्या सर? आईजीएसटी, इंटरग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या? इंटरग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इंट्रा जो है उस पे इंट्रा मूवमेंट पे लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये कहोगे सर जब स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही टैक्स लग रहा है आईजीएसटी, और जब एक ही स्टेट के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है उस पर तो दो टैक्सेस क्यों लग रहे हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी? ये ज्यादा क्यों है? तो बच्चों ये टैक्स ज्यादा नहीं है, सीजीएसटी और एसजीएसटी को बस नाम अलग अलग दे दिया गया है। ये टैक्स आईजीएसटी के बराबर ही होता है या उससे कम होता है, ज्यादातर आईजीएसटी से कम होता है, बस नाम इसके दो दे दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। आपने कहा दो टैक्सेस होते हैं, दो टाइप
पे CGST, SGST और IGST, CGST SGST इंटर स्टेट पे लगता है और IGST इंटर स्टेट पे लगता है। क्लियर है? हाँ सर। एडवांटेज अब जीएसटी आने से क्या फायदे हुए इंडियन इकोनॉमी को, उसको बात कर लेते हैं। पहला जो है एलिमिनेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, मतलब मैंने कहा था कि टैक्सेस का सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स था पहले, एक टैक्स, दो टैक्स, तीन टैक्स, कई सारे टैक्सेस लगते थे जो कॉमन पीपल नहीं समझ पाते थे, काफी कॉम्प्लिकेटेड नेचर था। पर जीएसटी के आने के बाद ये टैक्सेस सिस्टम काफी इजिली अंडरस्टूड हो गया, काफी इजी है इसको ट्रैक करना। ठीक है? क्लियर है? हाँ सर। सेकेंड है जीएसटी इज टेक्नोलॉजिकली ड्राइवन, मतलब जीएसटी जो है वो टेक्नोलॉजिकली करता है। गवर्नमेंट ने इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया है कि जीएसटी का सारा ज्यादातर प्रोसेस टेक्नोलॉजी, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन करानी है तो आपको टेक्नोलॉजिकल करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, रिटर्न टैक्स पे करना उस पर भी ऑनलाइन टैक्स, मतलब ज्यादातर चीजें जो है ऑनलाइन होती हैं, टेक्नोलॉजिकल यूज हुआ है। टेक्नोलॉजिकल यूज होने से फायदा क्या है कि टाइम कम लगता है, कॉस्ट कम आती है, एक जगह से दूसरी जगह में टाइम कंज्यूम होता है जाने में, वो सब कम हो गया। तो ये फायदे हैं, एडवांटेज है जीएसटी का। थर्ड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। जीएसटी के आने के बाद बिजनेस करने में काफी आसानी हुई, कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम खत्म हुआ तो बिजनेस ज्यादा बढ़ा। जीएसटी से ज्यादा बिजनेसमैन टैक्सेस की वजह से कई सारे बिजनेसमैन इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे कि उन्हें समझ ही नहीं आता था कि ये टैक्स सिस्टम है क्या, टैक्स पे टैक्स लग रहा है, टैक्स पे टैक्स लग रहा है। तो जीएसटी आने के बाद बिजनेस में काफी प्रॉफिट हुआ, काफी लोग बिजनेस में आना स्टार्ट कर दिए। ठीक है सर। फोर्थ है रिड्यूस फ्लो ऑफ ब्लैक मनी। जीएसटी आने के बाद ब्लैक मनी कम हुआ, उससे पहले ब्लैक मनी अमाउंट बहुत ज्यादा होता था, पर जीएसटी से ब्लैक मनी कम हुआ। ठीक है? ठीक है। अब चैलेंजेस क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं इस जीएसटी सिस्टम के? तो पहला जो डीमेरिट है जीएसटी का वो है इंटरनेट सिस्टम। इसको मैंने बोला टेक्नोलॉजिकली यूज किया जाता है जीएसटी को, सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो हर जगह इंडिया में आपको पता है इंटरनेट की सुविधा अच्छी नहीं है। इंटरनेट आज भी कई सारे ऐसे एरियाज जहाँ पे सही नहीं है, हमारे एरिया में खुद ही नहीं है। आज वीडियो डॉलर सुबह अपलोड करो तो जाके 12 बजे वीडियो अपलोड हो रहा है, मतलब इंटरनेट सर्विस हर जगह बेटर नहीं है। तो इसकी वजह से जीएसटी में काफी प्रॉब्लम आती है, टेक्नोलॉजिकली प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है? उसके बाद ये है एक और डिमेरिट है जो बहुत खास नहीं है लेकिन फिर भी है डिमेरिट, तो बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स स्मॉल जो होते हैं लोकल एरियाज में, वो जीएसटी को टेक्नोलॉजिकली यूज करना नहीं जानते, उन्हें फॉर्म नहीं भरना आता, उन्हें ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता, तो उन्हें एक किसी दुकान पे जाके करवाना पड़ता है या किसी तीसरे इंसान की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनके पैसे खर्च होते हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है। मतलब वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो समझ सके, वो खुद ही कर सके, तो उनको तीसरे पर्सन का यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका पैसा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है? हाँ सर ठीक है। ये पूरा टॉपिक है जीएसटी का, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेमोनेटाइजेशन की। डेमोनेटाइजेशन क्या है? वो है नोटबंदी। अच्छा सर, नोटबंदी जब मोदी जी ने आके कहा था मेरे देश के भाइयों बहनों आज रात 12 बजे से आपके नोट बेकार हो जाएंगे, अरे मेरी तो दिल की धड़कन रुक गई थी उस टाइम पे। तुम्हारा क्या हाल हुआ था? चलो छोड़ो, आपका क्या हाल होगा, आपके पास पैसा ही कम होता है। डेमोनेटाइजेशन क्या मतलब क्या है? डेमोनेटाइजेशन नोटबंदी को कहते हैं, हिंदी समझ लो। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर। मतलब किसी भी नोट को, किसी भी करेंसी को बेकार कर देना, लीगली खराब कर देना, उसको यूजलेस बना देना, कहते हैं डेमोनेटाइजेशन। ठीक है? जबान लड़खड़ा रही है, रोजा हूँ, फास्ट हूँ, निकल नहीं रहा कुछ। तो कहने का मतलब है किसी भी करेंसी को जब गवर्नमेंट उसको उसका हक छीन लेती है, उसका पद छीन लेती है, तब तुम्हें यूजलेस उसी को हम कहते हैं डेमोनेटाइजेशन। ठीक है? डेमोनेटाइजेशन कब हुआ था इंडिया में? 8 नवंबर 2016 कब हुआ था? 8 नवंबर 2000। ठीक है? 8 नवंबर को हुआ था। हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुए। इससे पहले जो नुकसान फ़ायदे की बात करते हैं, पहला फ़ायदा हुआ ये कि नोटबंदी का मेन मकसद था करने का कि ब्लैक मनी को यूजलेस कर देना। कई सारे लोगों ने ब्लैक मनी में पैसे रखे थे, टैक्सेस नहीं भरते थे। 1500 के नोट को बंद कर देने से क्या हुआ कि उनके पैसे बेकार हो गए। अगर वो बाहर लाके बैंक में सबमिट करेंगे तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा कि उनके पास ब्लैक मनी है और उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा कदम था ब्लैक मनी के कंट्रोल करने के लिए, ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है? ये पहला फायदा हुआ कि कई सारी ब्लैक मनी बाहर आई, बाहर निकली और उन पे टैक्सेस गवर्नमेंट को मिली। सेकेंड है रिड्यूस टेररिस्ट इफेक्ट। आपको पता है टेररिस्ट जो हैं
उन लोगों ने 500 1000 के बहुत सारे नोट्स बना रखे थे इंडियन करेंसी को, और उसका हथियार लेने में यूज करते थे, हथियार खरीदने में। तो ये नई नोट्स लाने के बाद, नई करेंसी लॉन्च करने के बाद उनको काफी लॉस हुआ। उनके पास जो पैसे रखे हुए थे इतने ज्यादा अमाउंट में हथियार लेने के लिए, वो बर्बाद हो गए। तो सेकंड क्या है, टेररिस्ट इफेक्ट रिड्यूस हुआ। थर्ड है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा। जब लोग अपने ब्लैक मनी को लेके बाहर आए, पता चला कि इतना पैसा है इंडियन इकोनॉमी में, बैंक में इतने आए, तो उस पर टैक्सेस मिले। जिस करेंसी पे टैक्स नहीं मिलता था इंडियन गवर्नमेंट पे, उस पर टैक्स लेना गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, थर्ड है। उसके बाद फोर्थ है, प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शन। कैशलेस ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा प्रेफर किया गया था। जब ये नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे 500 1000 के नोट नहीं थे, तो ज़्यादातर किस पे फोकस किया जाता था कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो। ऑनलाइन पेमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। आज ऑनलाइन पेमेंट काफ़ी कॉमन हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे उतना कॉमन नहीं था, तो ज़्यादातर फोकस किया गया था कि ऑनलाइन पेमेंट आप करो। ये तो चारों एडवांटेज रहे कि क्या था कि ब्लैक मनी का यूजलेस हुआ, रिडक्शन इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई, गवर्नमेंट रेवेन्यू को टैक्स, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हुआ, और कैशलेस ट्रांजैक्शन का प्रमोशन हुआ। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि जब इंडिया में हुई ये डिमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट हुई, नोटबंदी की अनाउंसमेंट हुई, तो बहुत ज़्यादा लोगों में घबराहट आ गई। लोग डर गए, घबरा गए, इधर उधर भागना फिरना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी वायलेंस हुआ इंडिया में, काफ़ी प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ा लोगों को। तो ये पहला जो है डिसएडवांटेज कि लोगों ने काफ़ी सफ़र किया इस नोटबंदी की वजह से। ठीक है, और सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग न्यू नोट्स। अब न्यू नोट्स बनाने के लिए पैसा लगता है, तो अब न्यू नोट्स उनको लॉन्च करने हैं, तो उसके लिए उनको काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से काफ़ी पैसा न्यू नोट्स की इन्वेस्टमेंट में लग गया। ठीक है, थर्ड है ये कि ब्लैक मनी वाला जो मेथड था, जो सोच के किया था कि ब्लैक मनी बाहर आ जाएगा, तो इसमें लॉस हुआ एक तरीके से, क्योंकि सारे लोग अपना ब्लैक मनी, अपना पैसा 500 1000 के रूप में नहीं रखे थे। लोग क्या करते हैं, जमीनों में अपना ब्लैक मनी रख देते हैं, सोने हीरे लेके रख देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग अपने इसमें रखे हुए थे, गोल्ड, लैंड, इन सब में, तो उनका फायदा हुआ, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उनके पैसे 500 1000 में नहीं था, तो उनके ब्लैक मनी जैसे कि तैसे रह गए, और गवर्नमेंट उनके ब्लैक मनी को वापस छीन नहीं पाई। ठीक है, हाँ सर, क्लियर हो गया। ये थे डिसएडवांटेज, एडवांटेज, नोटबंदी की पूरी कहानी। आज हमने काफ़ी पढ़ लिया, अब आप पढ़ के जाके आराम से रिवीजन कर लेना इस चैप्टर को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो क्या है सर? वो है पॉवर्टी। ठीक है, ये आप रिवीजन कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।